नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। खेल शिक्षा का अभी तक आपने 3 एपिसोड माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, इन दोनों को लेकर के हम लोगों ने 3 एपिसोड पूरे किए। आज हम चर्चा करेंगे उच्च शिक्षा की, उच्च शिक्षा की दशा और दिशा। हालांकि कहने के लिए कुछ दशा और दिशा में बचा नहीं है। जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिया इस सरकार ने, इस सत्ता ने, उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में आज हमारी उच्च शिक्षा पहुंच गई है। उच्च शिक्षा को किस तरह से रसातल में ले जाने की कोशिश हो रही है, पूरे भारत को, भारत की नौजवान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को कूप मंडूक बनाने का जो प्रयास इस सत्ता प्रतिष्ठान ने शुरू किया है, हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। हमारे साथ है, जैसा कि आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप कोई परिचय के मोहताज नहीं, प्रोफेसर महेश विक्रम जी, जिन्होंने एक लंबा समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को अपनी सेवाएं दी। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए आयाम दिखते चले जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। जैसा मैंने बताया, आप अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं कि हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, एक तरह से शिक्षा की जो दशा है वर्तमान में, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए थे और वहां से फिर जो हमारी शिक्षा में गिरावट आनी शुरू हुई है। आज कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, उनकी क्या दशा है। जो शब्द एक मैंने प्रयोग किया इंट्रोडक्शन में, कूप मंडूक बनाने का, मैंने बहुत कुछ देखा सुना, जिसे बाहर से भी लोग आते रहे हैं विभिन्न शोध के लिए, उस पर तक अंकुश लगा दिया है इस सरकार ने। यूनिवर्सिटीज की जो स्वायत्तता थी उसको छीन लिया। यूनिवर्सिटीज की जो फैकल्टीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें मेरिट को इग्नोर किया जा रहा है। जो सुनने में आ रहा है, जो चीजें सामने दिख रही हैं, केवल और केवल एक दल, एक संस्था, उसकी वैचारिकी, उसी को हर तरफ प्रमोट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद अजय जी। आज हम लोग उच्च शिक्षा पर कुछ बात करने बैठे हैं। इस बात को दोहराते हुए कि शिक्षा नहीं रहेगी तो शायद कुछ भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात आपने अभी कही कि जहां तक हम लोग कुछ आगे आए थे जी, बजाय उससे आगे जाने के, या उसमें जो कुछ कमियां कमजोरियां रही हो उनको ठीक करने के, दुरुस्त करने के, हम लोग जिस दिशा की तरफ मुड़े दिखाई देते हैं, मुड़ा शब्द इसलिए प्रयुक्त कर रहे हैं कि हम लोग सचमुच मुड़ गए हैं। जी। आगे जाने पर तो आगे ही रास्ता खोजना होता है, लेकिन हम लोग तो कुछ विपरीत दिशा में मुड़े दिखाई दे रहे हैं, बैक गियर लगा दिए। तो वो चीज विशेष इंगित करने की है जो आपने इशारा किया। ये इस पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था को अगर हम लोग समझना चाहें तो इसको 3-4 बिंदुओं में हम लोग रख के देख सकते हैं। पहला इसका स्पष्ट बिंदु है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। यानी जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उच्च स्तर पर, सबको एक केंद्रीकृत नियंत्रण में लेना, यह उसका एक आयाम है। दूसरा इसका बिंदु है कॉमर्शलाइजेशन, वाणिज्यीकरण। और वाणिज्यीकरण भी केवल सामान्य वाणिज्यीकरण नहीं, बल्कि वो कॉर्पोरेट के लेवल तक वाणिज्यीकरण, इसके और भी एक एडवांस
स्वरूप उसका दिखाई दे रहा है। तीसरा एक बहुत स्पष्ट बिंदु है, वो है सेकुलराइजेशन, यानी जो भगवाकरण जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। भगवाकरण से मतलब ही यही है कि हम किसी एक खास संस्कृति पद्धति को ही शिक्षा का भी आधार बना देना चाहते हैं, उसको भी उसी रूप में रख देना चाहते हैं। तीन बातें तो बहुत स्पष्ट हैं। फिर चौथी बात तो ये हो जाती है कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी गुंजाइशें हैं अपना विकास करने की और एक स्वतंत्र शोध की पद्धति अपनाने की, वो सारी चीजों को किसी न किसी रूप में बाधित किया जा रहा है। हम उसको इसमें ये पक्ष भी जोड़ लेना चाहते हैं क्योंकि उच्च शिक्षा केवल और केवल क्लासरूम शिक्षा तक नहीं होती है। क्लासरूम शिक्षा के बाहर के जो बहुत सारे, जहां से फीडबैक मिलता है, यानी सामाजिक सरोकार जिससे बनते हैं, उन सामाजिक सरोकारों के लिए जो कुछ भी उपक्रम, उद्यम और क्रियाएं अपनाई जाती थी, वो सब बाधित हो गई। ये चौथा आयाम है एक तरह से। तो इन चारों आयामों के संदर्भ में या इन चार बिंदुओं के संदर्भ में हम लोगों को थोड़ी सी चीजों को समझ लेना होगा उच्च शिक्षा के लिए। केंद्रीकरण की जैसी बात हम लोगों ने शुरू की, तो अभी आपको मालूम है कि ये जो नैप जो आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं, ये बिना किसी बहस के लागू कर दी गई, बिना किसी बहस के। कुछ अपने खास जो अपने इनका एकेडेमिया था, जो इनकी सोच को आगे बढ़ा सकता था, उस एकेडेमिया को ही वक्तव्यों को प्रसारित किया गया और कोई पब्लिक डिबेट उस पर नहीं हुई। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से कोई राय नहीं मांगी गई और न तो शिक्षक कम्युनिटी से, न स्टूडेंट कम्युनिटी से, न किसी भी स्तर पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ और यहां तक कि पार्लियामेंट में भी डिबेट नहीं हुआ। तो और ये लागू हो गई, और लागू भी जैसा हम लोग पीछे भी कह चुके हैं कि मई दिवस के दिन लागू हुई, मजदूर दिवस के दिन लागू हुई और एक घोषणा के साथ लागू हो गई। जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी लागू हो गई थी, उसी तरह की शिक्षा नीति लागू हो गई। वही मैं कहने जा रहा था। तो वो इस तरह से लागू हो गई। तो यानी उसका तो कहीं पहली बात तो जो उसका संवैधानिक जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं ऐसे बड़े परिवर्तन के लिए, ऐसे किसी चीज के लिए, नीति के लिए, उसको तो कहीं ध्यान में ही नहीं लिया गया। तो ये तो पहली एक बात हो गई। और अब जाकर के आपको मालूम है कि इस पार्लियामेंट सेशन में जो विंटर सेशन था, उसको ले आया तो था। उसमें वो उन्हीं चीजों को वैधानिक जामा पहनाने के लिए वो विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान करके एक व्यवस्था, एक प्रस्ताव लाया गया। हालांकि समय नहीं था, चूंकि पार्लियामेंट में काफी और मसलों को निपटाना चाह रही थी सरकार, तो केवल इसलिए और केवल इसीलिए मैं ऐसा समझ रहा हूं कि उसको जेपीसी को भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जिसे भेजना चाहिए था, जिसकी डिमांड हो रही थी मनरेगा से। तो इसको केवल इसलिए भेज दिया गया कि चलो अभी इस पर ज्यादा माथापच्ची न किया जाए, तो इसको रेफर कर दिया गया है। वो भी नेम सेक है, वो देखिए उसका आउटकम क्या होगा। बहरहाल लेकिन हाँ, कोई बहस तो हुई नहीं, बहस तो होती ही नहीं है पार्लियामेंट में। ये तो हम लोग अब कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, बहस तो नहीं होती है। और है क्या कि यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है किसी भी शैक्षणिक प्रतिष्ठान का या किसी भी उद्यम का, उपक्रम का, उसको अगर हमको केंद्रीय नियंत्रण में लेना है तो उसका सीधा तरीका है कि उसकी जो फंडिंग का प्रोसेस है उसको अपने हाथ में ले लिया जाए। तो फंडिंग के लिए नेहरू जी के समय में एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना था। और ठीक है, उसमें भी कुछ कमजोरियां आती रही बीच बीच में, लेकिन इसके बावजूद उसका काम था ग्रांट देना और रिसर्चेस को इवेलुएट करते रहना
और ग्रांट, इसके अलावा न केवल यूजीसी बल्कि बहुत सी ऐसी बॉडीज, आईसीएसएसआर हुआ और आईसीएसआर हुआ, इस तरह के जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनके लिए, विज्ञान के शोध के लिए लोगों को फंडिंग की गई, लोगों को देश विदेश की यात्राओं तक के लिए मौके दिए गए, ग्रांट दी गई, और उसमें कहीं सरकार बीच में नहीं आती थी। महत्वपूर्ण बात, कभी भी हम लोग ने तो जितने वर्षों सेवा की और अब अवकाश लिया, हम लोगों को कभी ऐसा तो संकेत भी नहीं मिला कि कहीं सरकार बीच में आ रही है। ठीक है, उसमें चुनाव में क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स के चुनाव में कुछ न कुछ लोगों की अपनी दिलचस्पी किसी में ज्यादा कम हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं सरकार बीच में आ रही है। वो एक्सक्लूसिवली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का विषय होता था या उन फंडिंग बॉडीज का विषय होता था। वो फैसिलिटेट करने के लिए थी शिक्षा को। इन सारी बॉडीज को आपने मर्ज कर दिया, उनको एक जगह केंद्रीकृत कर दिया, और मजेदार बात है कि न केवल केंद्रीकृत कर दिया बल्कि उनके हाथ से कोई फंडिंग पावर भी हटा ली गई। अब उस फंडिंग पावर के लिए, जैसा हम लोग सब लोग अच्छी तरह से याद है, पता नहीं इतने तरह के स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स रिलीज हुई थी अलग अलग नामों से। बहुत बाद में एक राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी फेलोशिप रिलीज हुई थी, और उसमें एक खास तौर से एससी वर्ग के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधा वो हो गई थी। और क्योंकि नौकरियां बहुत उपलब्ध नहीं भी होती थी, तो कम से कम 4-5 साल वो प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, और उससे उनका अपना सामाजिक स्तर भी बदलता था, शैक्षिक स्तर भी बदलता था। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से होते देखा है। उनके अंदर एक नया विश्वास और आत्मविश्वास आते भी देखा है। हमने अपने छात्रों में जिनको इस तरह की फेलोशिप मिल जाती थी, और हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें बहुत ही सही होती थी होंगी, लेकिन फिर भी एक द्वार खुला हुआ था, मौके खुले हुए थे। तो ये फंडिंग की जितनी व्यवस्थाएं थी सब विड्रॉ हो गई। ये बड़ी भारी तेजी तो ये हुई है। और इससे और बड़ा पैराडॉक्स ये है, विडंबना सबसे बड़ी ये है कि न केवल ये ग्रांट वहां से विड्रॉ हो गई, बल्कि अब यह सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। यानी अब कोई यूनिवर्सिटी अगर वो ग्रांट चाहती है तो वो अप्लाई करेगी, एप्लीकेशन देगी कि हमको इतना चाहिए, और वह बतौर ग्रांट नहीं, बतौर लोन मिलेगा। और अगर उसको लोन निर्धारित अवधि में वो रिपे नहीं कर पाएगी तो उसके बाद पेनाल्टी लगेगी, और पेनाल्टी छोटी मोटी नहीं, 2-2 करोड़ तक। ये कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? क्या वो कोई इंडस्ट्री है यूनिवर्सिटी, कोई दुकानदारी है यूनिवर्सिटी जहां से वो पैसा दोहन करेगी? प्रकारांतर से तो यही ना कि लड़कों से फीस ली जाए। प्रकारांतर से तो यही है ना कि किसी आप प्राइवेट बॉडीज से पैसा लें, और प्राइवेट बॉडीज से जब आप पैसा देते हैं तो वो प्राइवेट बॉडीज तो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ आपको देती है। बिल्कुल। हम यहाँ कहने में थोड़ा सा हम लोग अपने को क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि किसी जमाने में जब लोगों के अंदर ये भावना होती थी कि हम शिक्षा को सपोर्ट करें, तो जो प्राइवेट बॉडीज भी होती थी, जो लोग संपन्न लोग होते थे, वो लोग निस्वार्थ भाव से भी मदद किया करते थे। कम से कम आज के समय में तो इसकी कल्पना करना भी बेकार है। तो जो भी बॉडीज आपको मदद बाहर से करेंगी भी, वो आपसे कुछ रिटर्न में चाहती है। तो एक तो ये आप लोन पर निर्भर हो गए, यानी लोन का कितना स्तर हो गया। लड़का पढ़ने बच्चा जा रहा है, वो अपनी पढ़ाई के लिए लोन ले रहा है, बैंक तैयार खड़े हुए हैं लोन देने के लिए, यानी आपको गुलाम बनाने के लिए। अच्छा, और जैसे बहुत ज्यादा जो पेइंग प्रोफेशंस हैं, मान लीजिए डॉक्टरी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, तो अब तो ये भी कहना जरा मुश्किल हो गया है कि हर डॉक्टरी की पढ़ाई किया हुआ लड़का जो कि अपना नर्सिंग होम खोल सकेगा, इतना आसान नहीं है। उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं, और अगर वो करता है तो कई तरह की बेईमानियां करना शुरू करता है। फिर वो वही काम, उसका रिफ्लेक्शन खाली यहां तक नहीं है कि वो व्यक्ति
अपनी पैसे की भरपाई कर रहा है अपना नर्सिंग होम बना के, बल्कि वह फिर पेशेंट्स को, यानी क्या कहते हैं, रोगियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन का एक सिलसिला चलना शुरू हो जाता है, एक चेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। तो यानी अगर लड़का लोन लेके पढ़ रहा है, बैंक लोन दे रहा है, उसको इतनी अवधि में वो लोन पे बैक करना है, और वो पे बैक करने के लिए उसको जो की है फिर तरह तरह के उपक्रम करने हैं और गलत तरीके अपनाने हैं, क्योंकि ओवरनाइट तो इस तरह से पैसा तभी आ सकता है जब हम मरे हुए मरीज को इंक्यूबेटर पर रखे रहें। हाँ जी। तो वो उसका रिफ्लेक्शन दूर तक जाता है। तो हम तो उस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जो बड़ा पेइंग है। हाँ। यानी हम मेडिकल की बात कर रहे हैं। आईआईटीज तक के बारे में आपको मालूम है कि 400 से कितनी संख्या हमको ठीक से याद नहीं है, कि आपके बॉम्बे आईआईटी से, दिल्ली आईआईटी से पास आउट बच्चे जो उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ। ये तो नया फीचर है ना, क्योंकि हमारे आईआईटीज तो एक लेवल रखते थे, एक स्टैंडर्ड रखते थे, उनकी एक पहचान, वर्ल्ड वाइड पहचान थी। आईआईटीज का एक हम लोगों का लेवल रहा है। तो यानी उनकी खपत नहीं है हमारे मार्केट में सारे लोगों की। स्वाभाविक रूप से खपत क्यों नहीं है, इस बात को हम लोगों को अजय जी समझ लेना चाहिए। उसकी एक वजह ये है, खपत है लेकिन वो कोई एक खास चैनल में खपत है। हाँ। अब डिफरेंट स्ट्रीम्स में अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसकी कहीं कोई पूछ नहीं है। आपको सारा चीज अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम बैठ चुका है। हाँ, खत्म हो चुका है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है उसको पास आउट किए हुए बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी सड़क पे ही रहेंगे। तो डिजिटल की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक किया हुआ बच्चा वो तो कहीं ना कहीं खपता है। हाँ। वो देश विदेश में कहीं ना कहीं खपता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे खप जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे खप जाते हैं। हाँ, अभी 20 साल से ये ट्रेंड था। लेकिन अजय जी यहाँ भी थोड़ा हम लोग चौंक जाना चाहिए। हाँ। कि उसमें भी अब खपत खत्म हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि वहां भी सरप्लस हो चुका है। हाँ। तो वहां पर है नहीं। अभी हाल में आपको हम बताएं कि ये जब एआई आया है, जब से जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तब से इसने एक बहुत बड़ा प्रहार किया है हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर। पैदाइश उसी की है लेकिन वो भस्मासुर की तरह से उनको खा रहा है। पैदाइश इस तरह की है कि जितने बच्चे हमको मालूम है, करीब 2 लाख से ज्यादा की एक संख्या थी हैदराबाद में, जो लोग ये आपका क्या कहते हैं, ग्राफिक्स का काम करके, जैसे जो कार्टून बनते हैं, कार्टून्स की ग्राफिक्स का काम करके, वो लोग जो कि है अपने रोजगार बनाए हुए थे, अपने स्टार्टअप्स बनाए हुए थे, अपनी कुछ न कुछ अपना काम कर रहे थे, जीविकोपार्जन कर रहे थे। सडनली एकदम पटरा पड़ गया। कारण ये हुआ कि जो उन्होंने फीड कर दिया था ऑलरेडी, अब एआई उसके आगे इंप्रूव करके अपने ढंग से उसको प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो अब आपकी जरूरत तो खत्म हो गई। तो यानी उस क्षेत्र में जो हेड एज कहलाते हैं, यानी पिछले 20-25 सालों में इलेक्ट्रॉनिक, जिस बच्चे को भी सुनिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, डिजिटल कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, उस पर पटरा पड़ा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैसे ही चला गया। तो अब आप सोचिए, वहां पर वो लोन लेके बच्चा शिक्षा में जाएगा और उसका रिपे नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा? ये जो हैकिंग और दुनिया भर की चीजें सुनी जा रही हैं, ये एक्चुअली इस क्राइम का भी संबंध उस चीज से है कि वह जो गुणी बच्चा है वह अपने गुण को गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे एक डॉक्टर मरीज को इंक्यूबेटर पर रखा हुआ है, मरे हुए व्यक्ति को, उस तरह से यह भी हैकिंग करके इस तरह की और फालतू काम करके वो कर रहे हैं, क्राइम पैदा कर रहे हैं। ये जितने साइबर क्राइम दिखाई दे रहे हैं वो भी इसकी देन है। इसकी देन है। आखिर वो पढ़े लिखे ही तो हैं। वो कर क्यों पा रहे हैं हैकिंग जैसी चीजें? असल में उनके इंटेलिजेंसिया में तो कोई कमी है नहीं, उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। उनकी दिशा जरूर, आप उनको एक सुटेबल सही रास्ता नहीं दे सके। असल में अजय जी, शिक्षा का मामला खाली
बढ़ाने तक सीमित नहीं है, उसकी उपयोगिता और सही दिशा में उपयोगिता और हमारे राष्ट्र के निर्माण में उसका योगदान, ये सारी चीजों से जुड़ी हुई। इन सारे पक्षों को अनदेखा करके कोई कहे कि हमने फलानी चीज बढ़ा भी दी, तो हम तो उस स्पेशलाइज्ड जोन की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्पेशलाइज्ड जोन में लड़के अभी तक अपने को काफी कुछ अच्छा कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैसे गया तो यानी IIT भी गया, उसमें भी बच्चे बेकार हो रहे हैं। अब सवाल ये हो गया कि क्योंकि अब तो आप सीधी सी बात है कि अगर आपको एक आर्किटेक्ट है उदाहरण के लिए और उसको वो नक्शे बना के आपको देता है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मे लगा दीजिए, वो आपको 50 नक्शे बना के दे देगा। अरे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो साइंस के क्षेत्र में है ही है। आपकी जो अपनी थाती थी, परंपरागत रूप से, हम उदाहरण के लिए अगर ज्योतिष को ही ले लें, तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भरमार हो गई है। सब AI के माध्यम से 2 मिनट के अंदर आप जो पूछिए सारा जो है वो उत्तर आपको मिल जा रहा है। बिल्कुल, तो मतलब किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र ने ये कहा, वो खुद AI को डेवलप करने में के हिस्सेदार रहे हैं एप्पल में, और उनका ये कहना था कि हमको तो लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, जबकि वो खुद उसके भागीदार रहे हैं इन सारी चीजों को डेवलप करने। तो ये इसके जो दूरगामी परिणाम है बहुत खतरनाक है। तो कहने का तात्पर्य, हम शिक्षा पर वापस आते हैं, उच्च शिक्षा की बातों पर, तो हम चले गए उन बातों की चर्चा करने में लग गए जो हमारा बहुत स्पेशलाइज्ड जोन था और जिसकी डिमांड थी, कॉमर्शियल डिमांड भी थी। तो और बाकी तो फिर तो जिन विषयों की कोई डिमांड नहीं है उनको पर तो लोन भी नहीं मिलेगा। अब कोई इतिहास पढ़ने के लिए लोन कैसे मिलेगा उसको? ठीक बात कर रहे हैं। कोई समाजशास्त्र पढ़ने के लिए लोन कैसे मिलेगा उसको? पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए लोन कैसे मिलेगा उसको? क्योंकि उसमें तो उसका कोई रिटर्न कहीं होना नहीं है। तो समस्या तो यहाँ आ गई। और अगर आप कोई इस पर तर्क करे, बहस करे कि साहब समाज विज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं रह गई, तब तो फिर तो ये हास्यास्पद बात हो जाएगी। क्योंकि ये एक बहुत रोचक बात हम बता दें कि एक वैज्ञानिक के साथ, एक विज्ञान के विषय से जुड़े हुए व्यक्ति ने कहा एक बार कि साहब समाज विज्ञान वाले क्या करते हैं, लोग रिसर्चेज में क्या करते हैं इनका। तो हमको समझाना पड़ा कि सीधी सी बात यह है कि आप एटम बम इजाद करते हो और हम एटम बम इस्तेमाल हो या न हो ये तय करते हैं। समाज विज्ञान का रोल एक संक्षेप में समझने के लिए कि समाज को कैसे संचालित करना है, समाज के लिए क्या उपयोगी है, जो पिछले अध्ययन और शोधों से अनुभव किया जाता रहा है, हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किन चीजों को वर्जना करनी है और किन चीजों को अपनाना है, इन चीजों का अनुभव और ज्ञान आखिर और किस क्षेत्र से आएगा? ठीक बात। तो इसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं। तो हम ये कह रहे थे सेंट्रलाइज करने वाली बात से जुड़ी हुई अभी तो ये सब बातें थी कि सेंट्रलाइज हो जाने के बाद ये जो लोन वाला सिस्टम था, कंट्रोल करने वाला जो है, तो कंट्रोल तो किसको दिया जाएगा? तो कंट्रोल करना है तो हम ये तय करेंगे कि शिक्षक कौन होगा आपका, हम ये भी तय करेंगे कि वो क्या पढ़ाएगा, ये सब कुछ हम तय कर देंगे। हमारी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, हमारी कोई स्वायत्तता नहीं है, हमारी क्षेत्रीय स्वायत्तता है न कुछ है। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया गया। ऐसी बॉडीज बना दी गई हैं सेंट्रलाइज कि डायरेक्टली ही ज्यादातर, और कुछ थोड़ा बहुत है तो कुछ राज्य के माध्यम से उसको अप्लाई करना है, और वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में चली गई। शिक्षा एक स्वतंत्र क्रिया के रूप में उसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी थी। शिक्षा की प्रगति के बारे में शिक्षाविदों को सोचना था कि क्या चीज कैसे करनी है। अब वह बात उलट गई। अब तो सरकार तय कर रही है कि वह अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रोल कैसे करती है। वही सरकार ही तय करेगी कि आप क्या पढ़ाएंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे।
तो एक तो नियंत्रण ये वाली बात हो गई। दूसरी बात हमने जैसा कहा कि कॉमर्शलाइजेशन, तो ये जो बातें हम लोग कर रहे थे वो सब उससे जुड़ी हुई हैं कि कॉमर्शलाइजेशन का मतलब यह है कि एक तो जैसे कि हमने कहा कि यूनिवर्सिटी लोन लेगी तो आखिर वो कैसे करेगी, तो वो उन विषयों को ही चलाना चाहेगी जिसका कुछ कॉमर्शियल वैल्यू होगी। हाँ, यह एक सीधी सी बात है। बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एकाएक एंट्री दी गई और हम लोग के देखते देखते 20-25 साल में तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई। हमें अच्छी तरह से याद है कि पिछले रेजीम में तो छोटा सा खिड़की खोली गई थी, अब तो पूरा फाटक खोल दिया गया। हाँ। और पिछली रेजीम में एक चीज थी कि उस पर कुछ एक प्रकार का नियंत्रण भी था। हमें अच्छी तरह से याद है, शायद उस वक्त एचआरए मिनिस्टर अर्जुन सिंह थे जब, तो उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कई जगह खुलवाई। हाँ। आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पर के सामान्य रूप से लोगों को उपलब्ध नहीं होती थी यूनिवर्सिटीज, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के और ऐसी जगहों पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली एकाएक। और हम समझते हैं कि इतनी बल्क में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुलने का दौर वही था। उसके पहले की जो पुरानी यूनिवर्सिटीज थी उसके बाद से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्सपेंड नहीं हुई थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल का दर्जा दिया गया। हाँ। तो ये बड़ा प्रयास था उस दिशा में, लेकिन सरकार की तरफ से खोली गई। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी विंडो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए खुली गई, उसके कई रेस्ट्रिक्शंस थे उसमें, लेकिन उसके बाद वो खुला फाटक हो गया। और अब हम लोग तो अब इतना जो हमारी आज की बात की जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको तो ये फर्क करना भी मुश्किल है। वो नहीं जान रहे हैं कि क्या स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और क्या जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे ऐसे नामों से, कुछ तो नाम ऐसे हास्यास्पद लगते हैं, लवली यूनिवर्सिटी जैसी, ये कौन सा नाम है? मतलब शिक्षा के जो कल्चर है शिक्षा का, उससे एकदम ही अलग डाइवर्स्ड नॉमेनक्लेचर आप रखते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है ना। हम कहाँ से पढ़े? में लवली यूनिवर्सिटी से पढ़े। ये एक अजीब सी तो कॉमर्शलाइजेशन का सब प्रतीक है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये जो नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, ये प्योरली एंड प्योरली जो की है धन के पर आधारित है। हाँ। और एक प्रकार का 5 स्टार अरेंजमेंट है। बच्चों को बड़ा अच्छा भी लगता है, बहुत पैसा दे के उसमें जाते हैं और उनको लगता है कि हम कुछ विशेष कैटेगरी के बच्चे हैं। और उसमें कहीं फोटोग्राफी का कोर्स चल रहा है, कहीं इस तरह का कोर्स चल रहा है, जो सामान्य कोर्स भी होते तो उसको भी उन्होंने एक मुलम्मा दे करके उसको ऐसे अच्छे तस्तरी में परोस रखा है कि लोग सोचते हैं कि शायद हम कोई बहुत एडवांस नॉलेज ले रहे हैं, जबकि वो सब सामान्य नॉलेज है आज के समय में। तो उनको एडवांस समझ के ले रहे हैं। और हो क्या रहा है उसकी वजह से कि जो समाज के लिए उपयोगी चीजें थी, इवन विज्ञान में भी जो उपयोगी चीजें थी, उनकी अनदेखी होनी शुरू हो गई। हम आपको ये बता दें कि हमारे जो बेसिक साइंस के रिसर्चर्स हैं, यानी आप यूं देख लीजिए कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, ये जो बेसिक विषय हैं, मैथ्स, इनमें रिसर्चेस नहीं हो रही। अब आप देखेंगे, पता लगाएंगे तो जगह जगह पर कुछ नए नए ढंग के कोर्सेज बना दिए गए, अप्लाइड जी, और हर एक के साथ एक अप्लाइड शब्द लग गया। शब्द गढ़ने में तो इनका कोई जोड़। देखिए, जनरल कम समझ में आती हैं लोगों को बातें। भाई अप्लाइड तो होता है कि जब आप बेसिक फार्मूला याद कर लेते हैं तो उसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये अप्लाइड है। हाँ। है? तो आपने इसका मतलब अब फार्मूले निकालने बंद कर दिए। अब फार्मूले निकालने की जरूरत नहीं है, जो फार्मूले बन चुके हैं बस उसी पर रह जाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे खाली जी। बहुत सीधी सी बात, ठीक बात। और आप देख लीजिए जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इवन जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर भी फोकस किस चीज के ऊपर है? अप्लाइड। अच्छा लगता है सुनने में लगता है कि हाँ भाई अप्लाइड क्षेत्र में जा रहे हैं। अरे भाई अप्लाइड में जाइए, इसको कौन रोक रहा है? बेसिक कहां गया? जो बेसिक रिसर्चेज हैं उस पर काम नहीं होगा क्या? तो फिर वो वहीं का वहीं रुक जाएगी।
नहीं तो असल में इनको बेसिक रिसर्चर्स को आगे ले जाने की जरूरत मतलब है नहीं, मतलब ही नहीं है जी। ये तो स्पेस के नाम पर हनुमान जी को सामने खड़ा कर दे रहे हैं, तो वो तो अप्लीकेबल पहले से है, इसलिए तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो एक तो ये बात है अजय जी, तो ये कॉमर्शलाइजेशन की वजह से सेल्फ फाइनेंस कोर्स खुल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब है कि उसके लिए यूनिवर्सिटीज को छूट हो गई है कि वो अपना पैसा धन जुटाएं। स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, पहले हमें याद है कि हम लोगों के जिम्मे भी कुछ कोर्सेज आए थे, तो हम लोग बहुत उस बात के लिए कॉन्शियस थे कि हम किसी बच्चे से ज्यादा पैसा न लें। जी। इस बात के लिए हम लोग कॉन्शियस होते थे, और कुछ खास प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस भी थे, कुछ प्रतिबंध भी थे कि इससे ज्यादा नहीं, इससे वो नहीं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है जितना उतना लीजिए। अब खुली छूट हो गई है, अब लीजिए। अब तो सामान्य फीस जो है, रेगुलर कोर्सेज की फीस जो की है, वो किसी भी क्वांटम में आप बढ़ा सकते हैं। ये देखा जाए, अभी हुआ आपको मालूम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एकदम से छलांग लगाई गई थी और लड़कों को मारा पीटा भी गया हुआ एजुकेशन करने पर। तो फीस के बारे में इतना रूथलेसनेस जिसको कहा जाता है, निर्ममता के साथ फीस के स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना, तो अब ये तो फिर मुक्त शिक्षा को प्रमोट नहीं करने जा रहे हैं, उसको डिस्करेज करने जा रहे हैं, या उसको किसी की खास खांचे में फंसा देना चाहते हैं। ये मेन चीज वही है, किसी खास खांचे में ही फंसा देना है। तो ये दूसरी बात है कॉमर्शलाइजेशन वाली बात। तीसरी बात जो हम सेफरनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, भगवाकरण जिसको कहते हैं आम भाषा में हम लोग, ये थोड़ा सा हल्का सा शब्द है, इससे थोड़े से भ्रम भी लोगों के अंदर पैदा होते हैं। यानी कि जैसे अब हम लोग जो रैशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के जो लोग हैं, वो तो इस शब्द का मतलब समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि इससे कोई धर्म की उपेक्षा वाली बात हो रही है कि भगवाकरण का विरोध करने का मतलब धर्म की उपेक्षा होने वाली बात। इसको जरा समझ देने की जरूरत है। ये शब्द इसलिए इसके साथ जुड़ जाता है कि हम किसी खास परंपरा, किसी खास ट्रेडिशन, किसी खास विचार पद्धति तक सीमित होकर कोई बात सोच रहे हैं। और हमारे अगर एक शब्द बड़ा जोर से इस नई एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। बिल्कुल अच्छी बात है, किसी भी देश को गर्व होना चाहिए अगर उसके पास कोई नॉलेज सिस्टम पहले से मौजूद है हो। इसमें कोई क्या ऐतराज की बात हो सकती है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पहले तो हमारे पास है क्या, तो हमारे लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक ट्रेडिशन और एक खाली परंपरा है, उसके डिफरेंट इतने सारे आयाम हैं। हमारे यहाँ तो दर्शन कितनी पद्धतियां हैं। और आपको हम एक चीज और बता दें कि समाज के लिए उपयोगी की दृष्टि से देखा जाए, जिस व्यक्ति के नाम से बहुत ज्यादा चर्चा होती है, चाणक्य का ऐतिहासिक संदर्भ छोड़ दीजिए, उसका जो उसके नाम से जो अर्थशास्त्र है, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र को अगर ये लोग पढ़ लें, पढ़ा किसी ने नहीं होगा, अर्थशास्त्र को तो ये अगर पढ़ लें तो ये जितनी सब बातें करते हैं बकवास जो है, वो लोग खुद ही अपने ऊपर ही प्रश्न करने लगेंगे। अर्थशास्त्र इतना जमीनी ग्रंथ है, इतना जमीनी ग्रंथ है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति क्या आज के समय में लिख रहा है या आज से 2,500 साल पहले लिख रहा था। यानी दर्जी कपड़ा सिलने में क्या चालाकी कर सकता है, कपड़ा कैसे बचा सकता है, काट सकता है, धोबी कपड़ा धोने में क्या गड़बड़ कर सकता है, सोनार जेवर बनाने में क्या गड़बड़ कर सकता है, व्यापारी अपने माल को बेचने में और डंपिंग करने में, होर्डिंग करने में क्या क्या कर सकता है। इतनी सारी चीजों पर उसकी दृष्टि है, एक एक चीजों पर। वो ये भी, वो कंज्यूमर के उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, व्यापारी को भी नुकसान ना हो। व्यापारी को कहीं अगर क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाए, कहीं लाने में, कहीं पर उसका माल खराब हो गया, कहीं किसी वजह से समुद्र में जहाज डूब गया वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसी स्थिति हो तो उसके लिए भी सरकार मदद करेगी, जेन्युइन अगर उसकी स्थिति है। और वह आकर के माल अडानी साहब की तरह से रोक के बैठ जाए और उसके बाद जब दाम बढ़े सामान का तो अपना सामान निकालना शुरू कर दे,
तो ये इस पर भी उसका ध्यान है। तो कौटिल्य को क्या पढ़ेंगे ये लोग? कौटिल्य को पढ़ लेंगे तो ये सारी जो मक्कारियां हैं दुनिया भर की, राजनीतिक मक्कारियां और आर्थिक मक्कारियां, उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो भैया जरा उसको भी तो देख लीजिए। वो लोकायत परंपरा का ग्रंथ है। हमारे यहाँ जो चारवाक और लोकायत परंपरा है वो जमीन के ऊपर बात करने वाली जी। वो अध्यात्म और ईश्वर और परमात्मा की बात नहीं करती। जमीन पर लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे करना है, उनको क्या व्यवस्थाएं देनी है, राज्य व्यवस्था कैसे होगी, इस पर बात करता है। तो यहाँ तो उस पर बात करनी नहीं, उस पर तो बात नहीं करनी है। इनके लिए तो केवल हनुमान जी को उड़ाना है। हाँ। इनके लिए वह वाहियात बातें करनी है जो एक फंटासी में है। जी। फलाने ने राक्षस पर इतना मार दिया, उसको इतना वाजी। अब इनके लिए उस समय जो राक्षस थे वो इस समय मुसलमान हैं। हाँ। अब इनके लिए जैसे हम वो पौराणिक ग्रंथों में जिस तरह की हम लोग धर्म विरोधी या संस्कृति विरोधी लोगों की कल्पना की गई है, तो उसमें आज के संदर्भ में वो जो हमारे धर्म को नहीं मानने वाले हैं, अब दूसरे धर्म के अनुपालक हैं, वो हमारे लिए राक्षस हैं, नेक्ष हैं। तो अब रंग साफ है। तो यानी जो हमारे यहाँ लोकायत परंपरा है, चारवाक परंपरा है, बुद्धिज्म की परंपरा है, जो हमारे यहाँ जैनिज्म की परंपरा है, ये सारी परंपराएं, तमाम सारे और भी चीजें फिर केवल प्राचीन तक ही नहीं। देखिए मजेदार बात यह है कि जब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो केवल प्राचीन देखते हैं। हाँ। ये दुर्भाग्य है। क्या मतलब मध्यकाल में सब लोग सो रहे थे इसलिए कि मुस्लिम शासक था, तो मुस्लिम शासन अगर कहीं था तो इसका मतलब क्या वहां पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही थी? हमने शायद पिछले चर्चा में कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोग यहाँ पर आई क्यों अगर हम कुछ नहीं कर रहे थे तो? हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई। बिल्कुल। और उस वक्त हमारी जीडीपी अगर संदर्भों में देखा जाए तो उनसे बहुत ज्यादा थी। तभी तो वो यहाँ आए। वही तो एक आकर्षण। अंग्रेजों को तो ये समस्या थी कि हम क्या बेचेंगे इनको, ये तो सब पैदा करते हैं। जी। तो एक चीज तो अगर मतलब हम क्या मध्यकाल में विपन्न थे? विपन्न तो इन आने वालों ने हमको बनाया। कौन? अंग्रेजों ने। जो औपनिवेशिक काल है उसके पहले विपन्न क्या, जो जिसको मुस्लिम काल के नाम से जेम्स मिल्बरा ने कह दिया, वो गलत धारणा चल निकली। ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का लिखा हुआ है, अंग्रेजों का लिखा इतिहास तो ये लोग मानते हैं, तो सब कुछ उसी को फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास। ये लोग जब इतिहास पर कोई प्रगतिशील व्यक्ति बात करता है तो उसको कहते हैं ये अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ है। अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ तो आप मानते हो, हिंदू काल और मुस्लिम काल और ब्रिटिश ईसाई काल में बांट के, ये तो आप मानते हो। अंग्रेजों के सबसे बड़े भक्त तो आप हो, हिटलर के सबसे बड़े भक्त आप हो, मुसोलिनी के सबसे बड़े भक्त आप हो। तो आप जितने वेस्टर्न गलत चीजें हैं उनका अनुपालन आप करते हो, और फिर अपने समर्थन के लिए कई बार ऐसे चुनिंदा लोगों को पश्चिम से उठा के भी लाते हो जिनके द्वारा वक्तव्य दिला के तुम ये कहना चाहते हो कि नहीं भाई हम सही हैं। ऐसा आप देखते होंगे। एक तरफ ये कहते हैं कि जो पश्चिमी लोग हैं हमारे खिलाफ है, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में कॉलोनियल दृष्टि से बहुत सारी चीजें लिखी गई। वो समय बीत गया, खत्म हो गया। तो अब राष्ट्रवादी लोग आए, राष्ट्रवादियों ने अपने ढंग से एक नया राष्ट्रवाद पैदा किया। कौन सा राष्ट्रवाद? ये वाला भगवा वाला राष्ट्रवाद नहीं, जो वास्तव में राष्ट्रवाद लोगों ने छान के निकाला। ये कहा कि नहीं साहब, हम लोग कोई बैकवर्ड नहीं थे, हम लोग भी आगे थे, हमारे यहाँ ये पद्धति भी थी, ये पद्धति भी थी। इस तरह की जो बातें कहने वाले राष्ट्रवादी आए, उनका भी एक अपना अतिरेक जरूर था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खोज के सब चीजें सामने रखी। जो जब सामने रखी हैं तो ये बातें तो अब वो मकाले वकाले का नाम देना तो बकवास की बातें हैं ना। अब तो दूसरे मकाले पैदा हो गए हैं जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से। जी, ये एक बड़ी समस्या ये पैदा हो गई। और हम हायर एजुकेशन में इसका इतना बुरा असर पड़ा है, जैसे हम अभी कह रहे थे कि सारी फंडिंग कंट्रोल कर ली गई। तो ये सेमिनार क्या होगा, टॉपिक क्या होगा सेमिनार का? टॉपिक भी पौराणिक होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ जो हमारी पुरानी परंपरा को याद दिलाता हो।
तो टॉपिक क्या होगा, बोलने वाला कौन होगा, वक्ता कौन होगा, यह सब ऊपर से यहाँ तक हमने तो सुना पीएमओ ऑफिस से भी कई बार चीजें तय हो गया थी। तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी यूनिवर्सिटी के लेवल पर, अरे अब तो मिडिल स्कूल और नीचे तक के लेवल पर सारा चीज तय होती है कि क्या चीज यहाँ पर कोई, अगर जिसको हमने कहा कि जैसे कि जो क्लास की पढ़ाई है, उस क्लास की पढ़ाई से बाहर की जो सेमिनार और सिंपोजियम होते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि कई बार यूनिवर्सिटीज में कोई जो सिंपोजियम सेमिनार होते थे और हम लोग जाके बैठ जाते थे तो एकाध वक्ता से कुछ बड़ी बढ़िया चीज मिल जाती। हाँ, बिल्कुल। जो स्वतंत्र होता तो हमारा क्लास टीचर नहीं होता था, लेकिन कुछ बातें फीडबैक मिलता था। तो जब एक्सपोजर नहीं होगा, इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं वो लोग कूपमंडू बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो कहीं से लेते कि कुछ नहीं है। नहीं, असल में यही सोच जो आप कह रहे हैं, इसी सोच के साथ मैंने जो इंट्रोडक्शन में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, कूपमंडू। न तो हम बाहर से कुछ लेंगे, न अपना किसी को देंगे। ये नया इन्होंने वो कर दिया है। जैसे पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक सिस्टम इन लोगों ने लिया है कि बाहर से जो छात्र हो या रिसर्चर हो या प्रोफेसर हो, अपने विषय के जो विशेषज्ञ लोग हुआ करते थे, वो विभिन्न देशों में जाकर के वहां की स्टडी किया करते थे। आज हम इतिहास में वेनसांग का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो अगर वेनसांग यहाँ आए तो यहाँ का कुछ अध्ययन किया, उस पर उन्होंने लिखा। अब ये कहते हैं कि नहीं, आपको रिसर्च करने के लिए पढ़ाई करने के लिए आपको नहीं, अगर हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम के गर्व की बात करनी है तो कम से कम वो बात याद कर लें इंडियन नॉलेज सिस्टम की, जहां शिष्य जो है निहायत नतमस्तक होके गुरु के पास बैठता था। मैंने सीखना चाहता जी। ज्ञानी व्यक्ति भी दूसरे ज्ञानी व्यक्ति से मिलता था तो उससे पहले सुनना चाहता था। अगर वो इस दम्भ में होता कि हम दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे, अरे हमारे यहाँ तो वादे जायते तत्व बोध की बात है, हम दूसरों की बातें सुनते थे, आदान प्रदान होता था। तो जब नॉलेज तो वहीं खत्म हो गई। हम अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी मानते हैं तो हम उसका भी कहाँ अनुपालन कर रहे हैं? हम अनुपालन तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपने अभी राक्षस का जिक्र किया कि जिस तरह से वो पौराणिक ग्रंथों में राक्षसों का जिक्र आता है, देवताओं का जिक्र आता है, उसका भी अगर उसे भी हम अध्ययन करना शुरू करें तो रावण के जीवन के अंतिम समय में जब वो अंतिम सांस गिन रहा था तो राम लक्ष्मण को वहां भेजते हैं नीति शास्त्र सीखने के लिए। आप तो वो सारी चीजों आपने तो मान लिया कि वो तो राक्षस है, तो उसको तो हमको देखना ही नहीं, उधर नजर ही नहीं करना। शत्रु से भी ज्ञान लेना। भीष्म शैया पर लेटे हुए हैं, हमारे विरोध में लड़े हैं, लेकिन उनसे भी हमको दंड नीति सीखनी है, उनसे राजधर्म सीखना है। ये परंपरा है ना। तो अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम है तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के उन पक्षों को क्यों फिर नहीं समझ पा रहा? क्योंकि हमको राजधर्म का पालन नहीं करना है ना। इन्हीं के गुरु वाजपेयी जी ने जब गुजरात में जाकर के इन्हीं को प्रेरणा दी कि राजधर्म का पालन करो, वो आज तक नहीं हो पाया। नहीं, वो इसलिए बड़ा विरोधाभास है। तो ये जो नेप है, इसके अंदर एक बड़ा खतरा ये है, 3 चीज प्रधानतः दिखाई दे रही हैं। एक्सपोजर की तो बात ही खत्म हो गई। चौथी बात जो थी कि एक्सपोजर तो कहीं से अब हो ही नहीं रहा है। आपने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया कूपमंडूक वाला, उसमें सभी कुछ सम्मिलित है। तो एक्सपोजर के कोई चांस खत्म हो गए। अब तो हालत ये है कि जो पुराने स्कॉलर्स या विद्वान रहे हैं, यूनिवर्सिटी अगर वह इनकी धारा से थोड़े अलग होंगे तो उनको बुलाने से यूनिवर्सिटीज बचती हैं। क्योंकि वह एक समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए जो है तब तो ये मान लेना चाहिए कि जहां नॉलेज को आपने प्रतिबंधित कर दिया, आप कह रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम तो खुद ही आदान प्रदान का सिस्टम रहा है। आप पौराणिक परंपरा तक सीमित हो जा रहे हैं। बस खाली पौराणिक परंपरा की भी बात मत कीजिए। केवल जो पौराणिक आडंबर है उनको आपको पाखंड और आडंबर को केवल ढोना है। उससे एजुकेशन से, शिक्षा से, उसको व्यवहार में ले आने से जो अच्छी चीजें थी वहां से नहीं लेंगे। हम क्या कह रहे हैं पता नहीं क्या है, कौन क्या कह रहा है।
चूंकि संयोग से मेरा विषय ऐसा रहा है, अरे भाई हमारे यहाँ तो वेद के बाद उसके ऊपर सूत्र बने हैं, सूत्र के बाद स्मृतियां बनी हैं, स्मृतियों के ऊपर भाष्य हुए हैं, टीकाए हुए हैं। मनु कुछ कहता है, विताक्षरा कुछ आगे कुछ कह रहा है, विज्ञानेश्वर आगे कुछ कह रहा है, उसकी व्याख्याएं कर रहा है। बिना विवेचना और व्याख्याओं की चीजें चलती हैं, अंधविश्वास की तरह चलती हैं। तो हम पुराणों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो केवल भक्ति भाव से लेके सिखाने के लिए हैं कि बस आपको इस पर बहस नहीं करनी है, विराट रूप मान लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि गीता हमारे यहाँ हमारी मानी जाती है कि एक ग्रंथ है जिसमें सारी ज्ञान और कर्म और भक्ति योग है। और अंत में आप जानते हैं कि अर्जुन बार बार प्रश्न करते जाते हैं, और हम तो ऐसा उसको थोड़े से अगर हम हल्के उसमें कहें तो कृष्ण चिढ़ जाते हैं बाद में कि अरे भाई इतना तो समझाया तुमको, अब तुम नहीं मानते हो तो लो देखो। हाँ जी। लो देखो। अब मतलब उसको हम लोग थोड़ा एक दूसरे धरातल पर समझने चाहें तो इसका मतलब कि हम आरोपित कर रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, ये सारी सृष्टि हमारे से चलती है, तुम क्या हो। तो अर्जुन को उनकी लघुता का बोध कराया जाता है जी। तो भक्त तो लघुता में रहेगा, भक्त विज्ञानी कैसे हो सकता है? उस तरह की लघुता जिसमें कि कोई बहस नहीं है। तो चीज तो लघुता उस तरह की तो ठीक है कि जहां हम सीखना चाहते हैं कि हम हम्बल हैं, हमको कुछ और चीज जाननी है, अभी हम कुछ नहीं जाने वाली बात होनी चाहिए। वो जो आपने शुरुआत में कही कि जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उस परंपरा को तो आप नहीं मानते हैं ना, उसको उससे तो आपका कोई सरोकार नहीं है। लघुता का मतलब तो वो उसका भी दूसरा मतलब आप निकाल लोगे, वो भी नकारात्मक मतलब आप निकाल लोगे। तो ये बड़ा विरोधाभास है अजय जी। हम समझते हैं कि आज तो हम लोगों के लिए काफी चलिए ठीक है। जैसा आपने बताया, आज की जो बातचीत हुई है हमारी, ऐसा है कि ये बातचीत अभी जारी रहेगी। हम लोग अगले गुरुवार को पुनः मिलेंगे। आज हमने उच्च शिक्षा के बारे में जो कुछ की बातें की हैं, वो आप कहें कि वो एक जो वर्तमान उच्च शिक्षा का माहौल बनाया गया है, उसका एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने आपके सामने रखा है। उस फ्रेम के भीतर क्या कुछ है, कहाँ जो तकनीकी पहलू है जी, उसको हम लोग अगले गुरुवार में अपनी परिचर्चा में शामिल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पिछला वीडियो भी जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, वो सारे, हमारा ये चौथा वीडियो है, उन तीनों वीडियो के लिंक भी हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि आज की इस भारत के लिए या किसी भी देश के लिए, मैं पहले भी चर्चा के दौरान कह चुका हूं कि किसी भी देश को जानने के लिए वहां का साहित्य, वहां की संस्कृति, वहां की शिक्षा, इसको अगर आप नहीं जानेंगे तो आप उस देश के बारे में, उस मुल्क के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। और कोई देश अपनी शिक्षा, अपनी शैक्षिक योग्यता, परंपरा को नहीं जानेगा तो वो देश भी कभी विकास की ओर बढ़ नहीं सकता है। आप चिल्लाते रहें, 2047 में विकसित राष्ट्र होने का नारा देते रहें, लेकिन उसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना होगा। और वो शर्तें, उन शर्तों में सबसे पहला स्थान अगर कुछ आता है तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता आती है। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो को देखते रहिए, उसे अपनों तक पहुंचाते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। एक बार फिर से नमस्कार, अजय त्रिवेदी।